हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड और टीजीटी साइंस का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ वीडियोस में। और वीडियोस भी जो है इसकी पार्टीशन में मैंने बनाई, पूरा लेंथी नहीं है, आराम से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जिस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही वीडियो में मैं 50-60 क्वेश्चन करा दूँ, नहीं कह सकता बिल्कुल भी। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन मैं कराता हूँ और कोई क्वेश्चन मान लो प्रैक्टिस सेट में आता है, तो मुझे ये लगता है कि उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के जैसे कोई और क्वेश्चन होना चाहिए, तो मैं इंक्लूड करता रहता हूँ। कोई टॉपिक है उसको एक्सप्लेन और कर सकता हूँ, तो मैं वो भी करता हूँ। जिस वजह से वीडियो में मैं ये नहीं कह सकता कि एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन हो जाए, फिर भी कोशिश करता हूँ मैक्सिमम पॉसिबल जितने क्वेश्चन हो सके वो हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में ये प्रैक्टिस सेट हमारा जो चल रहा है उसकी वीडियो नंबर 6 होने वाली है। और वीडियो नंबर 6 में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। और फ्रेंड्स, एक बात फिर से कह देता हूँ, ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं उन सभी से प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो भी आएंगे, सेट जो भी आएंगे, उसमें मैं वो टॉपिक के क्वेश्चंस इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर आपको वो टॉपिक ऐसा है जिस पे आप चाहते हैं कि सर पूरी सेपरेट वीडियो दे दो, मेरा टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बना दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप मुझे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है इस बार टेलीग्राम का। डायरेक्टली मुझे मैसेज करने का, आप मुझसे कुछ भी, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एट एज वाज एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहे हैं किस ताप पर ध्वनि का वेग इसके 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग का दोगुना हो जाएगा। यानी ये कह रहे हैं जो हमारा T1 है वो तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और V1 मान लो, V मान लो, V1 बराबर V मान लो। और ये कह रहे हैं आपको T2 बताओ, T2 कितना होगा जिस पर V2 जो है वो 2 ऑफ V हो जाए, यानी इनिशियल का डबल हो जाए, ये बताना है। तो हमें T2 बताना है। एक चीज हो गई फ्रेंड, एक और ध्यान देना, जो इसमें फॉर्मूले में हम यूज करेंगे, इन्होंने तो देखो जो वैल्यू दी हुई है डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, लेकिन आप डिग्री सेंटीग्रेड में ना रख करके आप किस में रखोगे, कैल्विन में रखोगे। तो T1 जो है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो है, बट हम इसे किस में रखेंगे, फॉर्मूले में कैल्विन में रखेंगे। 273 प्लस करके दैट विल बी 300 कैल्विन हम रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, वेलोसिटी में और टेम्परेचर में, साउंड की वेलोसिटी और टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है वो होता है V इज इक्वल अंडर रूट ऑफ टी, ये होता है। तो हम इसी से निकालेंगे, दैट इज V1 अपॉन V2 इज इक्वल अंडर रूट T1 अपॉन T2। इस वाले रिलेशन से हम ये वाला रिलेशन बना लेते हैं। अब हमारे पास V1 कितना है, V1 हमारे पास V है, T1 हमारे पास 300 है, V2 जो है वो डबल हो गया इनिशियल वेलोसिटी का, दैट विल बी V2V, और T2 हमें बताना है, दैट विल बी वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, ये हमें निकालना है। तो V अपॉन 2V बराबर अंडर रूट ऑफ 300 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, तो V से V कैंसिल हो गया, 1/2 रह गया, 1/2 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 300 अपॉन T2। तो यहाँ से देखो अंडर रूट को इधर स्क्वायर कर दो, तो 1/4 इज इक्वल रह गया 300 अपॉन T2, और यहाँ से T2 बराबर हो गया 4 इंटू 300, दैट विल बी इक्वल टू 1200 केल्विन। ये जो आंसर आया फ्रेंड्स केल्विन में आया है, लेकिन अगर ऑप्शंस देखो तो डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो बहुत इजी है। इसमें से माइनस कर दो 273 और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, साउंड में, वेलोसिटी में और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। ठीक है, कर लेना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, और इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द वायर इज। एक तार में अनुदैर्ध्य तरंग की आवृत्ति के लिए व्यंजक बताइए। देखिए, अनुदैर्ध्य जो तरंग है उसकी आवृत्ति के लिए जो व्यंजक होता है फ्रेंड्स, लिख देता हूँ, F बराबर होता है 1/2 इंटू L, दैट इज लेंथ अंडर रूट E अपॉन रो। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हैं कि आपको बस ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो आपको मिल गया होगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर याद कर रखा है तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, जो तार है उसकी लंबाई होगी। ठीक है, तार की लंबाई होती है। ठीक है, अब E क्या है, E इज द इलास्टिसिटी ऑफ द वायर, इलास्टिसिटी दैट इज प्रत्यास्थता, तार की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। एंड व्हाट इज द रो, इट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जिस भी मटेरियल का वायर है, ठीक है, उसी की डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, यानी कि तार के पदार्थ का घनत्व। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये सब चीजें हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, F इज इक्वल 1/2L अंडर रूट E अपॉन रो, तो ये आप याद रखेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83
3 पर। व्हेन ए बॉडी इज हैंग्ड ऑन अ स्प्रिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं जब एक बॉडी को एक स्प्रिंग से लटकाया गया, ठीक है, कोई भी मास लटकाया गया, तो इसकी लटकाने के बाद इसकी जो लेंथ बढ़ गई, ठीक है, वो कितनी बढ़ गई, दैट इज 20 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। ओके, इफ द ऑसिलेशंस आर ऑब्टेन बाय द स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। ये कह रहे हैं अगर पिन को थोड़ा सा खींच के इसे नीचे और इससे दोलन कराया जाए, यानी कि ऑसिलेशन कराया जाए। भाई पिन को नीचे खींचोगे तो जो ऑसिलेशन होगा अप एंड डाउन ही तो होगा, ठीक है, तो जो ये अप एंड डाउन होगा इसका टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन शायद आपने अभी तक पढ़ा भी ना हो मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैंने फॉर्मूला बता रखा है तो क्या कहोगे? आप कहोगे सर बता नहीं रखा, लेकिन मैं कहूँगा बता रखा है। देखो हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था दैट इज SHM, तो मैंने उसमें एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था जो होता है T = 2π√L/g। यही तो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यही तो होता है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे L कितना है? आप कहोगे सर जो L है वो इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर है, तो क्या हम वही L रखेंगे? बिल्कुल सही। फ्रेंड्स सुनो, पहले टाइम पीरियड कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो उस चीज से मतलब है कि बाद में उसने कितना उसे खींच दिया और उससे जो टाइम पीरियड हुआ है वो बताना है। तो डेल्टा L हम यहाँ पर रख लेंगे, दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज चेंज इन लेंथ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दैट इज चेंज इन लेंथ। जी जो इन्होंने दिया हुआ है सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 980 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 980 रख लो। मीटर में होता तो 9.8 रख लेते, ठीक। तो सिंपल सा फॉर्मूला है T = 2π√L/g, और तो L की जगह डेल्टा L/g हो जाएगा 2π√L दैट इज 20/g दैट इज 918 980 हम यहाँ पे रख लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/98 दैट इज 1/49 रह गया। तो T = तो बहुत सिंपल सा है, 2π√1/49 दैट विल बी इक्वल टू 2π × 1/7, अंडर रूट से निकल गया 1/7 रह गया, तो ये कितना रह गया, ये रह गया 2π/7। बस यही आंसर है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आ गया? डी, ठीक है फ्रेंड्स, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए ये जो फॉर्मूला था ये हमने कहाँ से निकाला था? SHM से निकाला था, जो यहाँ भी काम कर रहा है। तो जो फॉर्मूला होता है जनरली वो सेम रहते हैं, जब हम एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कार्नोट इंजन थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है और सारे क्वेश्चन कंटेंट करता है। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द कार्नोट इंजन, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल जितना कंसेप्ट यहाँ समझा सकता हूँ उतना समझा दूंगा, चीज़ें बता दूंगा, फिर भी इसके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो अलग से बना दूंगा जहाँ पे आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह भी होते हैं। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द 2 टेम्परेचर इज 1/6। ये कह रहे हैं 2 टेम्परेचर के बीच काम करने वाले कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 1/6 है। इफ ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक्स बाय 65 केल्विन, अगर सिंक का तापमान 65 केल्विन कम कर दें तो ये जो एफिशिएंसी है 1/3 हो जाती है, 1/3 रह जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक आर, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कितने हैं ये बताना है। अब आप कहोगे सर हमें तो ये नहीं पता सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, कार्नोट इंजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक काम करता हूँ, छोटा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ, कार्नोट इंजन के कंसेप्ट को, ठीक है। कार्नोट इंजन का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, मैं आपको एक सिंपल वर्ड इसमें मतलब सिंपल डायग्राम में बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना ये मान लो कि एक इंजन है, ये हमारा क्या है, इंजन है, ठीक है। इस इंजन की खास बात ये है कि ये एक गर्म सोर्स से, दैट इज हॉट रिजर्वर से, या हॉट वाले को हम बोलेंगे सोर्स से हीट लेता है, ठीक है, हीट लेता है और फिर उससे कोई वर्क करता है, उससे क्या करता है, कोई वर्क करता है, ठीक है। अब इस हीट में से कुछ ना कुछ वर्क हुआ, तो जो हीट बची, ठीक है, वो चली जाती है एक दूसरे रिजर्वर को जो इसके ऊपर वाले के मुकाबले कोल्ड होता है, और उसे हम बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं? सिंक। तो दो चीज आ गई, एक जहां से हीट आ रही है उसे आपने बोला स्रोत, और दूसरी जहां पे हीट जा रही है उसे हम बोलते हैं सिंक। अब आप समझ जाइए, जब ये जो सोर्स है वो हॉट है, वो गर्म है, तो उसका टेम्परेचर भी हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है,
टेम्परेचर भी हमेशा ज़्यादा वाला होगा, और जो सिंक है क्योंकि उसमें बची हुई हीट जा रही है, जितना वर्क करने के बाद बची, तो उसका जो टेम्परेचर होगा उसे हम TC मानते हैं, दैट इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड। एंड ये जो होगा वो टेम्परेचर भी कैसा होगा, हॉट के मुकाबले कम होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। सो दिस इज द कार्नोट इंजन, सिंपल सी बात है, ये है कार्नोट इंजन। तो कुल मिला के एक जगह से हीट लेके उससे थोड़ा सा वर्क करने के बाद बाकी हीट किसको जा रही है, सिंक को जा रही है। ये सिस्टम पूरा का पूरा है। ओके, अब यहाँ से आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला आप ई से भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल 1 माइनस TC अपॉन TH, ये भी लिख सकते हो, और फिर लिख सकते हो एटा इज इक्वल 1 माइनस TC अपॉन TH। ये जो सिंबल है फ्रेंड्स, इसे एटा बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ये लिख सकते हो। और हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज TH माइनस TC, अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता है तो ये भी सही है। सब एक ही है, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लिखो, चाहे आप ये वाला, चाहे ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई बात। तो ये कार्नोट इंजन का सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अब इस कंसेप्ट में मैंने बता दिया एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एक चीज तो मैंने बता दी। इस वाले क्वेश्चन में सेम है, बिल्कुल सेम है कि इफिशिएंसी दे रखी है, इफिशिएंसी यहाँ पर दे रखी है पहले वाली कंडीशन में, दूसरे वाली कंडीशन में सिंक का टेम्परेचर और कम कर दिया तब इफिशिएंसी दे रखी है। दो कंडीशन अलग अलग है, दोनों से मिलके हमें सोर्स और सिंक के टेम्परेचर बताने हैं कि कितने थे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो शुरुआत करते हैं केस नंबर फर्स्ट से, क्योंकि 2 बार है ना, तो हम केस नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। व्हेन द इफिशिएंसी इज इक्वल 1/6, जब उसकी इफिशिएंसी कितनी है, 1/6 है, तब एक टेम्परेचर मेरा TH रहेगा और दूसरा टेम्परेचर मेरा TC रहेगा। तो हॉट वाले का, सोर्स वाले का TH, और जो मेरा सिंक का टेम्परेचर रहेगा वो TC रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एटा इज इक्वल 1 माइनस TC अपॉन TH। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/6, एटा की जगह 1/6, 1 माइनस TC मुझे नहीं पता, TH मुझे नहीं पता, तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूँ TC अपॉन TH इज इक्वल 1 माइनस 1/6, दैट विल बी इक्वल टू 5/6। हो गया कि नहीं? तो यहां से मेरी एक इक्वेशन बचती है, TC इज इक्वल 5/6 इंटू TH। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये केस नंबर फर्स्ट से मेरी एक इक्वेशन आ गई यहां तक। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट से। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में ये कह रहा है इफिशियंसी 1/3 हो जाती है जब सिंक का तापमान 65 केल्विन और गिराया जाता है और कम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, जो TC है वो ना रख करके मैं TC डैश रखता हूँ, दैट विल बी TC माइनस 65, यानी जो TC का टेम्परेचर होना चाहिए उसमें से भी 65 कम है। ठीक है, तो ये रखा जाएगा यहाँ से। तो कितना हो गया बताओ? अब मैं कितना रखूंगा, तो यहाँ पर एफिशिएंसी 1/3 कब आ रही है, वो आ रही है 1 माइनस TC डैश अपॉन TH से। अब TC डैश जो है ये कितना है, TC माइनस 65, समझ लो। ठीक है, ये एफिशिएंसी कब आई है भाई, जब टेम्परेचर गिरा दिया। तो 1 माइनस TC माइनस 65 अपॉन TH, तो TC माइनस 65 अपॉन TH इज इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब यहां से इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो अभी सॉल्व क्या करना, अभी तो और इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये TC माइनस 65 इज इक्वल क्या रह जाएगा, 2/3 TH। अब TC की जगह ये वाली वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 की, तो 5/6 TH माइनस 65 इज इक्वल 2π/3H। तो TH की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 390 केल्विन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 390 केल्विन। ठीक है, ये आ गई। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू जो केल्विन में आई है, हम डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं रखे? फ्रेंड ध्यान देना, एक चीज तो मैं बताता हूँ, ये वैल्यू केल्विन में मैंने क्यों रखी, क्यों आई है केल्विन में। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड थिंग, जब भी ये फॉर्मूला आप सॉल्व करोगे हमेशा आपको जो वैल्यू रखनी हो केल्विन में रखनी है, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई हो चाहे ना दी गई हो, आपको केल्विन में रखनी है पहली चीज। और जो आंसर निकालना है वो भी आपको केल्विन में निकलेगा। ठीक, बाद में अगर पूछा है डिग्री सेल्सियस में तो कन्वर्ट कर लो, बात अलग है। तो TH बराबर आ गया। अब जब TH आ गया तो TC भी निकाल दो। तो TC बराबर कितना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, 5/6 ऑफ TH। ठीक है, तो दैट विल बी 5/6 मल्टीप्लाई 390 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 65 बाई 6 36 एंड देन 5, ये हो गया। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 325 केल्विन। तो हमारे पास दोनों टेम्परेचर आ गए, TH बराबर 390 केल्विन, TC बराबर 325 केल्विन, दोनों आ गए। इसमें से
273 माइनस करो, इसमें भी 273 माइनस करो, ये बचेगा 117 डिग्री सेल्सियस, ये बचेगा 52 डिग्री सेल्सियस। ये दो टेम्परेचर आ गए। अब ध्यान दो, ये वाला जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स बताता हूँ, ये सोर्स का है, दैट स्रोत का है जो हीट दे रहा है, और ये टेम्परेचर सिंक का है जो हीट ले रहा है बाद में बचा हुआ टेम्परेचर। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये देख लेना जरूर कि उसने स्रोत और सिंक का पूछा है या सिंक और स्रोत का, तो स्रोत तथा सिंक का पूछा है, सो ए विल बी करेक्ट आंसर, ए पूछा है। कई बार ये गलती करते हैं कि सिंक और स्रोत का पूछते हैं और हम उसे अपोजिट लिखनी हो जाए, सीधा लिख के आ जाते हैं, वहां गलती हो जाती है। खैर, समझ गए क्वेश्चन? तो इफिशिएंसी आया था, मल्टीपल टाइप था, दो केस में, एक केस में भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, और इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो इसके डिटेल है कार्नोट इंजन की, तो फ्रेंड्स अगर बताऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलो एक दो फॉर्मूला और बता देता हूँ। कार्नोट इंजन में इतना तो पता लग गया ना। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लिखो कि अगर हीट की बात आ जाए, ठीक है, तो हीट मैंने बता दिया ना, जैसे हमारा ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये हॉट होता है, इसका टेम्परेचर हम TH मान रहे हैं, यहाँ से जो हीट गिवन होती है किसको, इंजन को। ठीक है, इंजन देगा आउटपुट, दैट इज़ वर्क। ओके, वर्क क्या होता है, आउटपुट होता है आपका। ठीक, उसके बाद जो टेम्परेचर बचेगा वो चले जाएगा किस पे, वो चले जाएगा सिंक पे। सिंक का टेम्परेचर जो होता है कंपेरेटिवली कोल्ड होता है, इसको हम TC कहते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ से जो हीट आ रही है उसे QH बोलेंगे, यहाँ जो हीट जा रही है उसे QC बोलेंगे। इतनी बात क्लियर? और जो वर्क हो रहा है W हो गया। ठीक, तो यहाँ से जो रिलेशन होता है, एक रिलेशन आता है TH अपॉन TC इज इक्वल एब्सोल्यूट ऑफ QH डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ QC, ये होता है फ्रेंड्स। अब आप ये कहो सर एब्सोल्यूट क्यों लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हीट जा रही है वो एज ए वर्क करने के लिए जा रही है, वो कोई चेंज नहीं निकाल रहे हम। ठीक है, वो हम ये कह रहे हैं कि कितना हो गया, तो उसको हम एज ए पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, दैट वी विल पुट द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इफिशियंसी का बता चुका हूँ, 1 माइनस TC अपॉन TH, ये मैंने एफिशिएंसी का बता दिया। एक और होता है फ्रेंड्स, मुझे लिखना पड़ेगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दो केस में आ सकता है, एक आ सकता है रेफ्रिजरेटर के केस में, और दूसरा आता है हीट पंप के केस में, हीट इंजन के केस में। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसे शॉर्ट में कहते हैं COP। COP बराबर क्या होता है फॉर रेफ्रिजरेटर? COP बराबर होता है कि आप कितना वर्क दे रहे हैं, कितना वर्क उसमें से दे रहे हैं, परफॉर्मेंस निकालनी है ना। तो डिजायर आउटपुट जो भी हमें चाहिए, डिजायर आउटपुट जो भी हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय कितना रिक्वायर्ड इनपुट है, उसके लिए कितना हमें इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये COP फॉर द रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वो होता है QC अपॉन W। QC अपॉन W, और मैं आपको बता दूं QC की जगह आप TC भी रख सकते हो, और W की जगह क्या आ जाएगा, जो भी हमने हीट चेंज किया, दैट विल बी इक्वल TH माइनस TC भी आ सकता है। अब ये क्यों आ सकता है, अब ये खुद सोचो आप क्यों आ सकता है। भाई देखो यहाँ पे जो मैं बताऊं, अगर जो बताने में रह गया, W बराबर यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, W बराबर क्या निकाल सकता है, जितनी हीट आई जितनी हीट वापस गई, जो बचा हुआ वही तो W था, वही तो W था। और मैंने कहा ना ये जो टेम्परेचर है वो कंपेरेटिवली इक्वल है किसके, हीट गिवन के। तो यहाँ से W बराबर भी तो TH माइनस TC लिख सकता हूँ। समझो ये सारी चीजें, जब ये इंटरकनेक्टेड है तो इंटरकनेक्टेड करके ही आंसर निकालना है। ओके, तो COP बराबर क्या आ जाएगा, TC अपॉन TH माइनस TC। ठीक है, किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दक्षता गुणांक, दक्षता गुणांक। ठीक है, ये आ गया। अब हीट पंप के लिए समझो, हीट पंप में क्या होता है, हीट पंप में हीट बढ़ती है, हीट बढ़ती है। तो COP फॉर द हीट पंप, हीट पंप या हीट इंजन के लिए परफॉर्मेंस क्या होगी कि डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए, कितनी हीट हमें बनानी है, डिवाइडेड बाय उसके लिए रिक्वायर्ड वर्क कितना किया गया, या रिक्वायर्ड इनपुट कितनी दी गई। तो यहाँ पे जो डिजायर्ड आउटपुट हो जाएगी वो आ जाएगी QH डिवाइडेड बाय W। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TH अपॉन TH माइनस TC, ये हो जाएगा। तो COP हीट के लिए और आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए, ये सारे के सारे फिजिक्स के फॉर्मूले हैं फॉर द कार्नोट इंजन। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा ग्राफ। ग्राफ के लिए क्योंकि बहुत
मतलब अगर मैं समझाने बैठूंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, और ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो है तो इसमें मैं ग्राफ को नहीं समझा रहा हूँ। कार्नोट इंजन की सेपरेट वीडियो मैं बना के दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन होंगी और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि मैंने कर दी हो, फिर भी कर दूंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए साथ में, देख लीजिएगा, वीडियो जल्दी मिल जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर से पहले देखो मैंने एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, कार्नोट इंजन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। The maximum possible efficiency of a heat engine operating between the temperature limits 27 डिग्री सेल्सियस to 127 डिग्री सेल्सियस। देखो वही चीज़ आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी बतानी है, एफिशिएंसी बतानी है, दैट इज एटा बताना है। एटा इज इक्वल 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, बस इससे निकाल लेना, निकल जाएगा। ठीक है, अब टी सी कितना रखोगे, कम वाला टेम्परेचर, टी एच कितना रखोगे, ज़्यादा वाला टेम्परेचर, और किस में रखोगे, केल्विन में। ओके, बस इससे निकाल के जो आंसर होगा नीचे कमेंट में लिख देना। तब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड। ये कह रहे हैं समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है, यानी कि कुल मिला के बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड मैंने ना बहुत सारे साइकिल्स आपको पढ़ाए थे, जिसमें हमने पढ़ाया था कि भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, आइसोथर्मल साइकिल क्या होता है, एडियाबैटिक साइकिल, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब मैंने आपको समझाई थी। उसी में बताया था कि अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाए लाइक आइसोथर्मल कंडीशंस में क्या होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं वो सब बता रखा है। ठीक है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, हीट वाले चैप्टर में है। फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की, आइसोथर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या है, आइसोथर्मल का मतलब होता है नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, ताप समान है। अब किसी भी सिस्टम में जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, अगर आप उसको टेम्परेचर देते हो तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है। क्या आता है, इंक्रीज आता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो टी था वो बाद में भी टी है, दैट इज इट इज सेम। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर कितना हुआ, 0 हुआ। अगर समताप प्रोसेस है, आपने किसी को हीट दी और उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर तो 0 हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। इतनी बात क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डी क्यू इज इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू, कि किसी भी सब्सटेंस को जो हीट गिवन होती है वो सब्सटेंस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उस वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु को हीट देते हो तो वो कार्य भी करता है और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आता है, उन दोनों के सम के बराबर हो जाती है। ठीक है, उनमें लग जाती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, अब समझो यहां से, जो आपने आदर्श गैस को दी है ऊष्मा, दैट इज डी क्यू, समतापीय अवस्था में किस काम के आएगी। भाई डी क्यू बराबर तो जी है, 0 है, डी क्यू बराबर क्या है, 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो गई, डी डब्ल्यू के, यानी कि दी गई ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर है। समझ रहे हो, ठीक है, तो किस में चली गई है, इन डूइंग द एक्सटर्नल वर्क, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ये सारे के सारे टॉपिक कि कब डी क्यू 0 होगा, कब डी डब्ल्यू 0 होगा और कब डी यू 0 होगा, किस किस कंडीशन में, सारे करा रखे हैं फ्रेंड्स, उसको देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आता है, बोला भी था और देखो मैंने प्रैक्टिस सेट में करा भी दिया। ठीक है, चलता है क्वेश्चन नंबर 86 पर। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ। ऊष्मागति का प्रथम नियम निम्न में से किसके संरक्षण के नियम के तुल्य होता है, किसके संरक्षण के नियम के तुल्य होता है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्वल। ठीक है, ऊष्मागति का जो प्रथम नियम आता है वो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए सिस्टम। ठीक है, द होल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पता होना चाहिए, एनर्जी का कंजर्वेशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। फॉर ए परफेक्ट गैस हुज मॉलिक्यूल्स हैव एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक परफेक्ट गैस है, एक आदर्श गैस है जिसके अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि n है, कितनी है, n, तो इसके लिए Cp अपॉन Cv का रेशियो बताना है, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर Cp,
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, इसका रेशो बताना है। इसका जो रेशो होता है फ्रेंड्स उसे गामा भी कहते हैं। CP/CV इक्वल क्या होता है, गामा। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, गामा इज इक्वल होता है CP/CV, जो कि इक्वल होता है F/2+1 इंटू R डिवाइडेड बाई F/2R, इसके बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे F क्या था, F था डिग्री ऑफ फ्रीडम। F कितना था, मतलब F क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो मैंने फॉर्मूला लिखा रखा ना फ्रेंड्स, वो लिखा है भी मैंने। F क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि या स्वतंत्रता की कोटि या स्वतंत्रता कोटि, ये कहते हैं। ओके, अब यहाँ क्या दिया हुआ है इन्होंने, F की जगह N दिया हुआ है, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गामा बराबर कितना हो गया, गामा बराबर है CP/CV बराबर क्या है, N/2+1 इंटू R डिवाइडेड बाई N/2R। R से R कैंसिल, तो CP/CV बराबर क्या हो गया, N/2+1 डिवाइडेड बाई N/2। N/2+1 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा N+2 डिवाइडेड बाई 2/N/2, दैट विल बी N+1 N+2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1+2/N। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आ रहा है, C आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, C। तो एक बात और, यहाँ पे तो N दे दिया, N ना देकर के अगर F ही दिया होता या डायरेक्टली पूछ लिया होता तब भी आंसर यही आता। ठीक है, तो ध्यान दो, CP/CV के लिए जो स्वतंत्र की कोटि का रेशो होता है वो होता है 1+2/N। ओके, क्लियर, लिख लेना अपने पास, याद आ जाएगा। बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 88, एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, रुद्धोष्म परिक्रम इस प्रकार भी जाना जाता है। रुद्धोष्म परिक्रम को आप और क्या कहते हो, आइसो एंट्रोपिक कहते हो, आइसोथर्मल कहते हो, आइसोबैरिक कहते हो, आइसोकोरिक कहते हो। फ्रेंड्स, आइसो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसका मतलब क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई एक्सचेंज ना होना, उससे हम कहते हैं रुद्धोष्म परिक्रम, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई एक्सचेंज नहीं है हीट का। ठीक, तो जब कोई एक्सचेंज नहीं है तो आइसोथर्मल तो नहीं कह सकते, क्योंकि आइसोथर्मल को हम कब कहते हैं, जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना हो। आइसोबैरिक भी नहीं कह सकते, आइसोबैरिक का मतलब है कि वर्क ना हो। आइसोकोरिक समाइतनिक, दैट इज वर्क को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आइसो एंट्रोपिक सम एंट्रोपिक इज द करेक्ट आंसर, कि जब एंट्रोपी में कोई चेंज ना हो, जब आप कोई बाहर से एनर्जी नहीं दोगे तो उसके एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता। ओके, तो आइसो एंट्रोपिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, द डोर ऑफ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड अ रूम इज लेफ्ट ओपन, द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज, एक कमरे के अंदर चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया है, निम्न में से सही कथन है। द रूम विल बी कूल्ड स्लाइटली, कमरा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। द रूम विल बी वार्म अप ग्रेजुअली, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल रिमेन अफेक्टेड, कमरे के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड ध्यान दो, अगर रेफ्रिजरेटर का डोर खुला छोड़ दोगे तो कमरा जो है ना वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने रेफ्रिजरेटर क्या वर्क कर रहा है, रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर बंद है, जो चीज़ें बंद हैं उसके अंदर से हीट को लेके, ठीक है, उसे एटमॉस्फेयर को दे रहा है, रेफ्रिजरेटर के पीछे की साइड को रिलीज कर रहा है। समझो, यही तो काम कर रहा है। अब आपने क्या करा, रेफ्रिजरेटर का डोर ही ओपन कर दिया तो उसे एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर मिल गया जिससे उसको हीट को निकालना है और किसको देना है, एनवायरनमेंट को। तो होगा क्या, एक बार को तो आपको लगेगा कि कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन कमरा धीरे धीरे गर्म होना पड़ जाएगा, क्योंकि मोटर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उस केस में। अब एक तो हीट जो वो एटमॉस्फेयर को दे रहा है बाहर से निकाल के, दूसरा मोटर की हीट हो गई, तो कमरा क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला मत छोड़ना, कमरा गर्म हो जाएगा, एसी नहीं बनेगा, एसी का काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ इज 3300 एंगस्ट्रम, H इज इक्वल 6.6 इंटू 10⁻34, C इज इक्वल 3 इंटू 10⁸। ये कह रहा है एनर्जी बताओ फोटोन की जिसकी वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रम है। बहुत इजी है, E इज इक्वल क्या होता है, E इज इक्वल होता है hc/λ। तो E इज इक्वल हो गया 6.6 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, दैट इज
3300 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि एंगस्ट्रम में ना, इसलिए। ओके, अब जल्दी से इसे सॉल्व करोगे तो ई बराबर कितना जाएगा, ई बराबर जाएगा 6 इंटू 10⁻19 जूल्स। ठीक है फ्रेंड, सॉल्व कर लेना, मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि इजीली देखो ये कट रहा है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 3300 इंटू 10⁻10 को मैं लिख सकता हूँ 3.33 इंटू 10⁻7, उससे कट गया 2 टाइम्स, 2 3 6, और बाकी तो पावर रह गई, बस उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इससे मैंने निकाला 6 इंटू 10⁻19 जूल्स। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आंसर कौन सा आ रहा है ये तो बताओ। बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा क्या आंसर आ रहा है, बी। ओके, तो इतने इजी क्वेश्चन भी इन्होंने दे रखे हैं, लगते तो बहुत टिपिकल हैं, है बहुत इजी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, स्टार विच अपीयर्स ब्लू विल बी। वीन्स के नियम अनुसार एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह होगा वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा, कोल्डर देन द सन, सूर्य से ठंडा, एज हॉट एज द सन, सूर्य के बराबर गर्म, हॉटर देन द सन, सूर्य से अधिक गर्म। फ्रेंड्स, अगर आप वीन्स लॉ की बात करो, देखो ऐसा तो नहीं है कि सूर्य ठंडा है, सूर्य तो गर्म है। अगर कोई चीज़ सूर्य से भी ज़्यादा गर्म है तो उसका मतलब क्या है कि सूर्य ठंडा है, ऐसा नहीं है। सूर्य से ज़्यादा गर्म है मतलब कि और ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर वीन्स लॉ की बात करते हैं तो वीन्स लॉ क्या कहता है, दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। बस इतना सा वीन्स लॉ है, और इसी से हमारा आता है दैट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इज इक्वल बी। बी इज द वीन्स कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होती है, एक चीज। अगर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है, दूसरी चीज। समझ गए? इतनी बात क्लियर? यानी कि पहले कलर बताता हूँ फिर समझा दो इसे। अब वेवलेंथ किसके लिए कम होती है, किसके लिए ज़्यादा? तो फ्रेंड्स, वेवलेंथ की बात करता हूँ तो वेवलेंथ जो मिनिमम होती है, से हम जाएंगे वेवलेंथ मैक्सिमम तक। मिनिमम होती है फॉर द ब्लू कलर और मैक्सिमम होते हैं फॉर द रेड कलर। ठीक है, वेवलेंथ ब्लू कलर की सबसे कम होती है, रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब रेड वाली जो चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर रिलेटिवली लो होगा, और जो ब्लू कलर की जो चीज़ें हैं जिनमें मतलब एक तरह से हीट है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई होगा। ये ध्यान दो। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? अब सूरज कौन सी कलर का दिखता है हमें बताओ। सन जो होता है जनरली रेड ऑरेंज होता है। कैसा होता है? रेड ऑरेंज। ओके, ये होता है। तो रेड ऑरेंज का मतलब क्या है कि टेम्परेचर लो है, वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसके मुकाबले अगर किसी का टेम्परेचर हाई है तो वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर ब्लू दिख रहा है, अगर कोई ब्लू दिख रहा है, वेवलेंथ ब्लू कलर की है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सन से ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो वो सूर्य से अधिक गर्म होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? बस यही वेन्स के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड जो आते हैं जनरली बहुत कम आते हैं, लेकिन कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो एक ही कंसेप्ट याद रख लो। पहले तो वेवलेंथ को याद कर लो, ब्लू कलर की कम है, रेड कलर की ज़्यादा है, विबक्योर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक चीज़ याद हो गई। टेम्परेचर की बात कर लो, वेवलेंथ कम, टेम्परेचर ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा, टेम्परेचर कम, बस। ओके, और जनरली इसमें सन के कंपैरिजन में ही चीज़ें आती हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 कह रहा है गिवन दैट सिग्मा इज इक्वल 5.67 टू 10⁻⁻5 अर्ग पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर केल्विन टू द पावर 4, what will be the temperature at which a perfect black body radiates at the rate of 5.67 watt per centimeter square। ये कह रहे हैं दिया हुआ है कि सिग्मा की वैल्यू ये है, वह तापक्रम क्या होगा जिस पर एक विशुद्ध ब्लैक बॉडी 5.67 वाट पर सेंटीमीटर की दर से विकिरण प्रसारित करेगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है जिसमें जनरली टेम्परेचर के थ्रू विकिरण अगर आपको बतानी हो, रेडिएशन बतानी हो, एनर्जी बतानी हो, वो क्वेश्चन आता है स्टीफन लॉ से। किससे आता है? स्टीफन लॉ से। एंड स्टीफन लॉ कहता है दैट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि
किसी भी ब्लैक बॉडी से की सरफेस से उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा उस बॉडी के टेम्परेचर की चतुर्थ के समानुपाती होती है। ये है फॉर्मूला। तो यहाँ से E बराबर जो हो जाता है वो आता है सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, ये हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर ब्लैक बॉडी का एरिया भी दिया हो तो फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल ए इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, अगर ए दिया हो तब। और ए बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एरिया है। सिग्मा जो है स्टीफन कांस्टेंट होता है, ठीक। अब इस में दिया हुआ है कि अगर सिग्मा की वैल्यू दे रखी हो और जो एनर्जी है वो 5.67 वाट पर सेंटीमीटर की दर से विकिरित हो रही हो, तो टेम्परेचर बताओ कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। क्वेश्चन अच्छा है। तो टेम्परेचर के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं टी टू दी पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा E अपॉन सिग्मा। क्योंकि एरिया नहीं दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फर्स्ट कंसेप्ट मान लें तो सेकंड, ये थर्ड, तो हम सेकंड वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो E अपॉन सिग्मा, अब E बराबर जो दिया हुआ है 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और जो E की वैल्यू दी हुई है वो अर्ग में दी हुई है। तो E बराबर हो जाएगा 5.67 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम E की वैल्यू ये वाली रखेंगे, तो T टू द पावर 4 बराबर 5.67 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय E सिग्मा की वैल्यू, दैट इज 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, 5.67 से 5.67 कैंसिल, T टू द पावर 4 कितना हो गया 10 टू द पावर 7, नीचे से माइनस के ऊपर जाके प्लस 10 टू द पावर 5, तो ये हो गया 10 टू द पावर 12। अब पावर से पावर कैंसिल हुई तो 4 से 12 कैंसिल, 10 टू द पावर 3 रह गया, बस यही आपका टेम्परेचर आ गया। T इज इक्वल 1000 केल्विन, क्योंकि E की जो वैल्यू दे रखी थी वो केल्विन में दे रखी थी, ये केल्विन में आंसर आया, ठीक है। सो C विल बी द करेक्ट आंसर। और हाँ, केल्विन में डिग्री नहीं होती फ्रेंड्स, ये बाय मिस्टेक रही होगी, तो ये हो गया आंसर, C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आता है स्टीफन लॉ, बस इतना सा है। 3 फॉर्मूले मैंने बना दिए, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपके उन क्वेश्चन में काम आएगी जिनमें वैल्यू नहीं दी जाती, सेकंड जब केवल सिग्मा दे रखा हो, और ए वाला हम तब यूज कर लेंगे फॉर्मूला नंबर 3 जब हमें एरिया भी दे रखा हो ब्लैक बॉडी का कि इस पर्टिकुलर एरिया से हो रही है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 93। An object temperature is raised by 150 डिग्री सेल्सियस, द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। फ्रेंड बहुत बार बताया है कि अगर निरपेक्ष तापमान में वृद्धि आ जाए और तापमान में वृद्धि डिग्री सेल्सियस में हो, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि है और निरपेक्ष में पूछ ली जाए तो इट विल बी सेम, इट विल बी सेम बिकॉज डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी और केल्विन में भी बराबर ही रहता है, ठीक है। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो निरपेक्ष तापमान में जो वृद्धि है वो 150 केल्विन की है। क्वेश्चन नंबर 94 आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, और ये मैं करा भी चुका हूँ क्योंकि 2021 के पेपर में आया था, इसलिए मैं करा चुका हूँ। 2021 वाली जो वीडियोस है उसमें मिल जाएगा। A body cools from 60 degree to 59 degree Celsius in 4 minutes and from 51 degree Celsius to 49 in 6 minutes। ये कह रहे हैं एक पिंड है जो 4 मिनट में 61 डिग्री से 59 डिग्री तक ठंडा होता है और 6 मिनट में 51 डिग्री से 49 डिग्री तक ठंडा होता है, तो उस कक्ष का तापमान बताना है। फ्रेंड क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन आया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, स्टीफन से भी आ रहा है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से भी आ रहा है, और सबकी वीडियोस भी बना चुका हूँ, हीट वाले चैप्टर में भी करा चुका हूँ और कहा था कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आ रहा है। चलो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का पहले फॉर्मूला बताता हूँ, थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला है लेकिन ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T, दैट इज द टाइम, इज इक्वल K इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T0। फ्रेंड ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है T1 जो कि ज्यादा तापमान है, T2 जो कि कम तापमान है, ठीक है। T वो समय है जितने समय में ज्यादा से लेके कम तक तापमान गया,
के यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कांस्टेंट कह देंगे। T0 है कक्ष का तापमान या सराउंडिंग का तापमान, या फिर सराउंडिंग जो भी है जिसमें भी वो फेनोमेना हो रही है उसका तापमान है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 60 डिग्री से लेकर 59 डिग्री तक तो 4 मिनट में गया, 51 से लेकर 49 तक 6 मिनट में गया। टेम्परेचर बताओ रूम का। तो फ्रेंड यहाँ दो केसेस हैं, एक केस फर्स्ट है एक केस सेकंड है, तो हम इन दोनों को अलग अलग केसेस में करेंगे। दैट इज केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में T1 जो है 60 डिग्री था। ठीक है, 60 डिग्री नहीं है 61, तो यहाँ 61 ही होना चाहिए, 61 ही होना चाहिए। ठीक है, 61 डिग्री था। T2 बराबर 59 तक गया है। कितने टाइम में गया है? 4 मिनट में गया है। ठीक है, T0 में निकालना है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट बनाओ। T1 दैट इज 61 माइनस 59 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल K इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2, 61 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहो तो इनका एवरेज भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप एवरेज ही रखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे 61 और 59 का एवरेज होता है 60। ठीक है, तो आप 60 भी रख सकते हो, यहाँ बात वही आएगी, माइनस T0। तो 61 माइनस 59 दैट इज 2/4 इज इक्वल K इंटू 60 माइनस T0। ओके, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल K इंटू 60 माइनस T0। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई केस नंबर 1 से। अब बात करते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? केस नंबर 2 कह रहा है कि जो उसका टेम्परेचर नंबर 1 है वो 51 है, T2 जो है उसका 49 है, लेकिन इतना टेम्परेचर गिरने में इस बार जो टाइम लगा वो 6 मिनट का लगा हुआ है। ओके, ध्यान दे देना फ्रेंड्स, क्योंकि टेम्परेचर दोनों में गिर रहा है, टेम्परेचर दोनों में गिर रहा है और मिनट में दे रखा है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दोनों में मिनट में है तो मिनट में रख लो, सेकंड में है सेकंड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। T0 में निकालना है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? T1 दैट इज 51 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 6, T इस बार 6 आएगा, K इंटू एवरेज आ जाएगा 50 माइनस T0। ठीक है ना, 51 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 250। ओके, तो हो गया 2/3 इज इक्वल K इंटू 2/6, 2/6 2/6 इज इक्वल K इंटू 50 माइनस T0। फ्रेंड दो इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को और शॉर्ट करते हैं तो ये 1/3 इज इक्वल K इंटू 50 माइनस T0। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम इन दो इक्वेशन से कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। देखो फर्स्ट वाली क्या थी? 1/2 इज इक्वल K इंटू 60 माइनस T0। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, दैट ये लिख सकता हूँ K इज इक्वल 1/120 माइनस 2T0। सही है क्या? ये 60 माइनस T0 नीचे जीरो मिले, ठीक है ना। ये अब इसको उठा के रख दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 1/3 इज इक्वल K इंटू 50 माइनस T0। तो 1/3 इज इक्वल K की जगह 1/120 माइनस 2T0 इंटू 50 माइनस T0। ठीक है, तो 1/3 इज इक्वल क्या रह गया? 50 माइनस T0 अपॉन 120 माइनस 2T0। अब जो लोग ये कहते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं होते, फ्रेंड देख लो, एक एक पॉइंट में न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। आई थिंक कोई कॉम्पिटिशन वाला इतना डिटेल में तो शायद नहीं बताए, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें कहीं से भी आपको डिस्टर्ब ना करें, आपको क्लियर रहे कि सर ने कैसे कैसे सॉल्व किया एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ से आपको पता लग गया होगा T0 जो आ रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या इसमें हमेशा दो स्टेटमेंट आएगी? बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर इसमें के नहीं दिया हुआ है, के अगर नहीं दिया हुआ तो हमेशा ये जो क्वेश्चन आएगा दो स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, इफ के इज नॉट गिवन देन टू स्टेटमेंट्स या केसेस
विल बी गिवन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कभी के नहीं दिया गया तो हमेशा दो स्टेटमेंट दी जाएंगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन की यूनिट बतानी है, डाइन पर मीटर होती है फ्रेंड्स, डाइन पर मीटर कह रहा हूँ सॉरी, न्यूटन पर मीटर होती है। सरफेस टेंशन जो होता है टी इज इक्वल होता है एफ अपॉन एल, एफ अपॉन एल, फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर होती है। यहाँ तो है नहीं, तो फोर्स को इन्होंने लिया होगा डाइन में, ठीक है, और मीटर को लिया होगा इन्होंने सेंटीमीटर में, तो ये हो गई डाइन पर सेंटीमीटर और डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड ध्यान दो, सरफेस टेंशन की कोफिशिएंट्स की जितनी भी यूनिट्स हैं मैं चैप्टर नंबर 1 में करा चुका हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन में, देख लीजिएगा, उसमें सारी सारी इंपॉर्टेंट जो है ना कोफिशिएंट वगैरह की मैंने सबसे ज़्यादा रखी हुई हैं, जरूर कर लेना, एक दो आ जाएगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 क्या है, दैट टू वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर विल बी। ये कह रहा है समान परिमाण के दो वेक्टरों का जो परिणामी है इनमें से एक के बराबर है, तब वेक्टरों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर मान लो दो वेक्टर हमारे पास P और Q थे भी, तो ये कहना है P और Q भी बराबर है, और जो इनका रिजल्टेंट है दैट इज R, मान लेते हैं R बराबर P प्लस Q होता है। ये जो R है वो भी किसके बराबर है, वो किसी भी एक रिजल्टेंट की मतलब एक वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा वेक्टर P प्लस वेक्टर P, क्योंकि Q भी P के बराबर है। तो ये हो गया। अब इनके रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है द रिजल्टेंट का स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर को P माना है, तो P स्क्वायर इज इक्वल P स्क्वायर प्लस 2P इंटू पी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो P स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, ये 2P स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2P स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। P स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2P स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2P स्क्वायर इज इक्वल क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, 1/2 इज इक्वल 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से जो आप कोस ऑफ थीटा अगर निकालोगे तो कोस ऑफ थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, क्योंकि भाई इधर 1 प्लस का इधर है माइनस, दैट इज -1/2 आ गया। अब कोस थीटा बराबर -1/2 होता है कोस 120 के लिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर दो वेक्टर बराबर हैं और उनका परिणामी भी किसी एक वेक्टर के बराबर है तो उनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट हमने लगाया परिणामी वाला और उसी से हमने किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब फ्रेंड यहाँ से देखो ये इस तरह की चीज़ें आ गई, कई बार ऐसा होता है कि दो दो वेक्टर हैं वो कुछ भी दे देते हैं फिर उनका बदल देते हैं तो परिणामी कुछ और हो जाता है, तब उनके बीच का एंगल बताना होता है, तो वो भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं ईजिली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। तो 97 वाला एस्केप वेलोसिटी दिख रहा है, तो एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है, दैट सेइंग दैट एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ मंकी ऑन द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन एलिफेंट विल बी। यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, हाथी के लिए प्लायन वेग कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली आपसे कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि भाई एस्केप वेलोसिटी का आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं पता, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। तो फ्रेंड्स एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट की बात अगर हम करें तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है √2GRE, ये होता है। ठीक है, जहाँ पर g जो है वो ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ है, दैट इज ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कह देते हैं। ठीक है, एंड RE क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो अब ये ध्यान दो, रेडियस ऑफ अर्थ हमने ये देख लिया कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही, उसके फॉर्मूले में कहीं भी मास का कोई जिक्र नहीं है। तो मास का जिक्र नहीं है तो अब चाहे हम मंकी को फेंकें, चाहे हाथी को फेंकें, चाहे हम जिराफ को उठा के फेंक दें पृथ्वी से बाहर, उन सब के लिए जो प्लान वेग होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा, दैट विल बी सी इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड, बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्ट बना के पूछा हुआ है तो पता होना चाहिए कि सबके लिए प्लान वेग सेम रहता है। ओके, सो इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड सेम। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर विल बी, ये कह रहा है किसी खोखले गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। फ्रेंड देखो, मतलब गोला खोखला हो या भरा हुआ हो, अगर हम बात करें केंद्र की तो केंद्र पर क्या होता है, हम रेडियस की अगर वैल्यू निकालें तो वो 0 होती है, रेडियस की वैल्यू 0 होती है, और जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है GM/r²।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जी की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, सी, दैट इज 0 आंसर होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो खोखले गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम एन एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन द अर्थ सरफेस सैटेलाइट शुड यूज। पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल से मैंने किसी कंपटीशन एग्जाम में भी देखा था, मतलब टीचिंग से अलग। आई थिंक ये शायद किसी पॉलिटेक्निक वगैरह की जब हम तैयारी करा रहे थे उसमें देखा था मैंने। तो ठीक है, इसकी मैं बताता हूँ। देखो, अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं। अंतरिक्ष में पेंडुलम क्लॉक वर्क नहीं करती, पेंडुलम क्लॉक वर्क नहीं करती। क्यों नहीं करती? जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है बताओ? टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो कितना होता है, जल्दी से मुझे बताओ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g ये होता है। अब ग्रेविटी, अंतरिक्ष की बात करते हैं तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है पृथ्वी से ऊपर। अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, स्पेस की बात करें, आउटर स्पेस की, तो वहाँ जी की वैल्यू 0 हो जाती है। अब जब ये जी की वैल्यू हो जाती है तो टी बराबर कितना हो जाएगा बताओ? टी बराबर हो जाएगा अनंत। टी बराबर कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो पेंडुलम क्लॉक वहां सही से वर्क नहीं करेगी, तो पेंडुलम क्लॉक नहीं वर्क करेगी। ठीक है, मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी, स्प्रिंग वाली जो घड़ी होगी वो वर्क करेगी। आइदर पेंडुलम क्लॉक और स्प्रिंग क्लॉक, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। न तो पेंडुलम क्लॉक न स्प्रिंग क्लॉक, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ठीक, तो नाइदर पेंडुलम और नॉट अ स्प्रिंग क्लॉक, नॉर आना चाहिए। ओके, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसमें जो सही आंसर वो क्या है? बी। तो स्पेस में जो घड़ी वर्क करते हो, कौन सी वर्क करती है? दैट इज मेन स्प्रिंग, जिसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम होता है, वो घड़ी वर्क करती है। पेंडुलम क्लॉक वहां पे वर्क नहीं कर सकती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम में क्या कहता है? दैट फोर्स बिटवीन द टू सबस्टेंसेस is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them। कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसी भी सबस्टेंसेस के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन सबस्टेंसेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताता है। तो यहाँ से हमारे पास एफ जी बराबर क्या आ जाता है? G m1m2/r², ये आता है। अभी कहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? द अर्थ एंड ए पॉइंट ऑफ मास ओनली, केवल पृथ्वी एवं बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है। द अर्थ एंड द सन ओनली, केवल पृथ्वी एवं सूर्य के बीच वर्क करता है। एनी टू बॉडीज हैविंग द सेम मास, किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो, सेम नहीं सम आना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ, सेम मास नहीं सम मास आना चाहिए। एनी टू चार्ज बॉडीज, केवल किन्हीं दो आवेशित पिंडों के बीच। तो फ्रेंड बात सुनो, ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स का लॉ का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन लॉ, ये सब पिंड चाहे वो किसी भी द्रव्यमान का हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, आकाश में हो, पृथ्वी पर हो, कहीं भी हो, सब में वर्क करता है। सो इट विल वर्क फॉर एनी द टू बॉडी हैविंग सम मासेस। किसी भी दो पिंडों के बीच वर्क कर सकता है, उनका मास चाहे कुछ भी हो, सबके बीच वर्क करेगा, उनके बीच की दूरी कुछ भी हो, सब में वर्क करेगा। दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो जर्नी केवल पृथ्वी और सूर्य है, प्लैनेट्स के बीच वर्क करे नहीं, ये सबके बीच वर्क करता है। ओके, चाहे चार्ज बॉडी हो उनके बीच भी वर्क करेगा, बस उसे हम कोलम्बिक फोर्स कह देते हैं। ठीक है, बता देता हूँ, इसी फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही जब ये पिंडों के बीच में वर्क करता है तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलम्बिक फोर्स बढ़ते हैं। और यहीं से आपका फॉर्मूला आता है, एक आपने पढ़ा भी होगा, कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, कोलम्बिक फोर्स एफ बराबर कितना हो जाता है? वो हो जाता है 1/4πε0, और उनके चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पता होना चाहिए, तो ये सब में वर्क करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101। ए बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। एक बॉडी है जो एक सर्कुलर ट्रैक के इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, पी से चली क्यू तक आ गई। व्हाट इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स कवर 3/4 ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। हाँ, इसकी 3 चौथाई पार करने के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो फ्रेंड ध्यान दो, अगर आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तो डिस्टेंस बराबर किसकी होगी? सर्कमफ्रेंस के। ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब इसने 3/4 कवर कर लिया, यानी पी से चल के क्यू पर आके रुक गई। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? वो आएगा पी से क्यू तक की स्ट्रेट लाइन। पी से क्यू स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी और ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये एक ट्रायंगल बन गया, दैट इज इन द ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी ओ आर, पी क्यू आर नहीं है, ये है पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू, इन द ट्रायंगल पी ओ क्यू हम देख सकते हैं दैट पी ओ बराबर क्या है? आर के है, और ओ क्यू बराबर भी आर के है। पी क्यू हमें निकालना है, पी क्यू हमें निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी ओ स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर, या फिर ओ एन क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इसके बराबर हो गया, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर तो किसके हो गया? 2r स्क्वायर। पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा? अंडर रूट 2r स्क्वायर। तो यहाँ से r तो बाहर आ गया, तो पी क्यू बराबर किसके बच जाएगा? ये बच जाएगा r अंडर रूट 2 के। तो ये आपके डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज r अंडर रूट 2। ओके, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो मैंने इसमें क्या लगाया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाया, ठीक है, और कुछ नहीं लगाया। ये एक 90 डिग्री वाला मतलब वो था राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बेसिस पे मैंने किया, ठीक। तो विस्थापन क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो परिधि मत मानना, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो, ठीक। ओके, अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं और अगर ये कहता है कि हाँ इसी पाथ पे चल रहा है, सरकमफ्रेंस पे ही चल रहा है, तो डिस्टेंस जो हमारी निकलती है वो निकलता है ये वाला आर्क, पी से क्यू तक का जो आर्क है वो निकलता। ओके, चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वलेंट टू, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है। फ्रेंड्स, फोर्स की डेफिनेशन पूछी है, बहुत इजी सा है। मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, इम्पल्स आवेग के बराबर होता है। तो फ्रेंड ध्यान दो, जो फोर्स होता है ना, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, कितना मोमेंटम उसमें बदलाव हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम उसमें लिया गया, दैट इज एफ बराबर हो जाएगा डी पी अपॉन टी टी। और मैं एक बात हो रहा है, मैं इसमें भी लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डेल टी, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर बड़ी ऑब्जेक्ट है तो डेल्टा लिख दो, छोटा ऑब्जेक्ट है तो डीपी लिख दो, ठीक है। और अब एफ बराबर क्या हो जाता है? एफ बराबर हो जाता है एम यू माइनस एम वी माइनस एम यू, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं चेंज, तो एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी, जो भी इसमें टाइम लगा है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी से हम निकाल लेते हैं, क्लियर हुआ। और यहीं से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। तो फ्रेंड ये वाला फॉर्मूला हमारा आ गया। तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर हम ये कह सकते हैं संवेग परिवर्तन की समय दर, संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट हैज कांस्टेंट। एक कण एक वृत्त पर एक समान चाल से गतिमान है, इसका क्या स्थिर होता है? देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एक वृत्त पर एक कण है और एक समान चाल से गतिमान है, क्योंकि वृत्त की परिधि पर है, ठीक है, तो ध्यान देना इसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती है, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, ठीक है, स्पीड सेम रहती है, मैं आपको बता दूं, लेकिन बट जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है, वो भी चेंज होती है, ठीक। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, किसी भी सर्कल पर घूमने वाला जो पिंड होता है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूमने वाला जो पिंड होता है, उसमें हमेशा एक्सेलरेशन होता रहता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। भले ही वो एक समान चाल से चल रहा है, उसकी चाल नहीं बदल रही, लेकिन उसकी दिशा बदल रही है, और दिशा बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है, एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है, क्योंकि मान लो यहाँ से यहाँ तक था, अब ये थोड़ी देर में यहाँ चला गया तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। तो वेलोसिटी भी बदल रही है, त्वरण भी बदल रहा है, विस्थापन भी बदल रहा है, केवल गतिक ऊर्जा नहीं बदलती। सी इज द करेक्ट आंसर, दैट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। अब आप कहोगे सर गतिज ऊर्जा भी बदलनी चाहिए, तो फ्रेंड ध्यान दो, गतिज ऊर्जा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। गतिज ऊर्जा अगर आप निकालोगे भी तो केवल दो पोजीशन के बीच का चेंज निकाल लेगा, ठीक है ना, ठीक। तो इसलिए गतिज ऊर्जा इसमें परिवर्तित नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। तो मूविंग
पार्टिकल अगर कोई सर्कुलर पाथ पे है, मूविंग पार्टिकल है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, बाकी सब चीज़ चेंज होती है। स्पीड अगर सेम है तो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। ए वुमेन इज इन ए कार ऑन ए लेवल रोड, sees an aeroplane traveling in the same direction that is climbing at an angle of 30 degree above the horizontal. By driving at 110 km per second, she is able to stay directly below the aeroplane. The aeroplane's velocity is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक महिला जो अपनी कार में समतल सड़क पर सफर कर रही है, उसी दिशा में 37 से 30 डिग्री कोण पर जाने वाले हवाई जहाज को देखती है। वो ये कह रहे हैं एक महिला है जो गाड़ी चला रही है, वो तो स्ट्रेट रोड पर है, ये तो उसकी कार चल रही है, और जो एक प्लेन है वो ऊपर जा रहा है, किस एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से ऊपर उठता हुआ जा रहा है। ठीक है, वही कह रहे हैं 110 किलोमीटर प्रति वेग से चलाते हुए वह उस हवाई जहाज के सीधे नीचे रहती है। गाड़ी की स्पीड कितनी है, 110 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो ये कह रहे हैं हवाई जहाज का वेग बताओ। ये हवाई जहाज का वेग पूछ रहे हैं, एयरप्लेन की वेलोसिटी पूछ रहे हैं। ये कार की वेलोसिटी दे रखी है, एयरप्लेन की पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड बहुत अच्छा है ये कंसेप्ट, मैं आपको बताऊं तो वेक्टर वेलोसिटी से रिलेटेड ही है और रिलेटिव वेलोसिटी में भी आता है। तो ये देखो, हमें एरोप्लेन की वेलोसिटी निकालनी है, इसको v मान लेते हैं। अब v अगर ये है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होगा, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज v, जो होगा v बराबर वी वाई बराबर किसके हो जाएगा, v cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, नहीं साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट है तो v साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वी वाई बराबर v साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx बराबर हो जाएगा v cos थीटा के बराबर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही कार की वेलोसिटी है। ठीक है, तो v cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो v cos थीटा बराबर कितना है, 110। तो v बराबर क्या हो जाएगा बताओ, v बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो cos ऑफ 30 डिग्री हो गया। तो v बराबर 110 बटे cos 30 की वैल्यू √3/2, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 110, 2 गुना 110 बटे √3, और ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो लगभग आ जाएगी 127 दशमलव समथिंग के करीब आ जाएगी, 127 पॉइंट कितना आ जाएगा ये देख लो, 220 1.42। ठीक है, 127 किलोमीटर पर आवर के करीब आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम भी आ सकती है, तो 127 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगी। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाली, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, जो वेलोसिटी जनरली पूछी आप ये देख लो वो किस में है। ठीक है, उसको मान करके दो कंपोनेंट बना लो, वी वाई एंड वी कोस, तो उन कंपोनेंट से आप ये इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का कंफर्म, ओके जी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 105। टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन, अनदर वेक्टर सी लाइट आउटसाइड दिस प्लेन, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल। फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर जो हैं वो तो एक ही प्लेन में है, ए और बी, लेकिन तीसरा वेक्टर इनसे अलग है, इनके प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है। ठीक, तब ये कह रहे हैं इन तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। फ्रेंड्स अगर इन तीनों का आप सम निकालोगे, अगर ये एक प्लेन में नहीं है तो ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इट कैन बी जीरो, शून्य हो सकता है, गलत। इट कैन नॉट बी जीरो, शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए प्लस बी, ए प्लस बी के तल में होगा, ये गलत है क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि कौन सा तल है, और ए प्लस बी का तल एक ही है तो उस तल में तो हो ही नहीं सकता। लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए माइनस बी, ये भी गलत है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम अगर हुई तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स इट कैन नॉट बी जीरो, इनका सम जो होगा वो जीरो कभी नहीं हो सकता। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में है, तीसरा वेक्टर अलग है, तो उन सबका सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, पक्का। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। तो 106 की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक ईटा की विमा क्या होगी, श्यानता गुणांक ईटा की विमा बतानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला देखो, श्यानता गुणांक ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एफ अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन डी वी, ये होता है। अब यहाँ पे डी एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स है इसका डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस। ठीक है, वी क्या है, वी है वेलोसिटी बाय विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग। ठीक है, एफ क्या है, एफ यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, ए क्या है, ए है एरिया, जिस फ्लूइड के एरिया का हमें विस्कोसिटी निकालनी है, श्यानता निकालनी है। तो श्यानता गुणांक जब इन सबसे मिलके बना तो इन सबकी डायमेंशन रख दो, तो ईटा की डायमेंशन क्या होगी,
फोर्स की डायमेंशन दैट इज एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, ओके, इनटू डी एक्स, क्योंकि डिस्टेंस है तो एल हो गया, और डी वी दैट इज वेलोसिटी है तो एल टी इनवर्स हो गया, इन सब के डायमेंशन के बराबर होगी। तो यहाँ से जो एटा की डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ये श्यानता गुणांक की डायमेंशन आ गई। और देखो मैंने डायमेंशन कहा भी था कि जनरली बहुत सारे कोफिशिएंट ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशन पूछी जाती है, तो इसमें श्यानता गुणांक एक है। इसकी डायमेंशन अच्छे से मतलब कर लेना तैयार इन सबके डायमेंशन, और ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फ्रेंड 106 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चलते हैं 107 क्वेश्चन पर। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस 72X180 डिकेज एज द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो इस तरह से फॉलो होता है कि पहले इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, X1 बनता है, फिर बीटा पार्टिकल निकलता है, X2 बनता है, फिर एक और अल्फा पार्टिकल निकलता है, X3 बनता है, बाद में गामा निकलती है, X4 बनता है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द मास नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ X4 आर रिस्पेक्टिवली। X4 का मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताना है। चलो फिर बहुत ईजी है, कर लेते हैं। करना क्या है, अल्फा घटाते जाना है, बीटा घटाते जाना है, ठीक। तो 72X180 से शुरू करते हैं। जब हम इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकालते हैं तो हमें पता है एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आती है, 2 की कमी आती है, और एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है, दैट इज 176 और 70 रहेगा। अब इसमें से एक पार्टिकल निकला है बीटा, तो जैसे इसमें बीटा पार्टिकल निकला, इसमें मास नंबर में कोई कमी नहीं आती, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से बढ़ जाता है, इट विल बी X1, ठीक है। और ये X2 बन गया, 71X2 कितना रह गया, ये जाएगा 176 एज इट इज, ये हो जाएगा 71, क्योंकि एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अल्फा पार्टिकल से क्या होगा, एटॉमिक नंबर -2 होगा, एटॉमिक मास या माइनस मास नंबर -4 होगा, ठीक। और बीटा पार्टिकल से क्या होगा, एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा, और मास नंबर नो चेंज होगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसमें से ये कह रहा है फिर से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो, फिर से माइनस कर दो एक अल्फा और माइनस करती, अब की बार 71 में से 69 रह गया, X3 और ऊपर 4 और कम हो गया, 172 रह गया। तो हमारे पास X3 तक हम आ गए, जिसका एटॉमिक नंबर 179 है, और ये है 172। अब इसमें से इन्होंने निकाली गामा। अब यही सारा खेल है कि गामा निकलने पर क्या होता है। फ्रेंड देखो, जो गामा होता है सिर्फ एनर्जी होती है, गामा से एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, और मास नंबर में भी कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, क्योंकि गामा सिर्फ एनर्जी होती है जो इसको पूरे को बैलेंस करने के लिए निकलती है, ठीक है। तो ये X4 अगर बनेगा तो ये सेम रहेगा, दैट इज 69172, ओके। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, मास नंबर कितना रह गया बताओ, X4 का मास नंबर कितना रह गया 172, और एटॉमिक नंबर कितना रह गया 69, ओके। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ। तो गामा से इस चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ता, बाकी मैंने बता दिया। चलता है क्वेश्चन नंबर 108 पर। द एक्टिविटी ऑफ हेयर ऑफ इजिप्शियन ममी इज 7.0 डिस्टिंग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ द कार्बन। ये कह रहे हैं कि मिस्र के पुराने परिरक्षित शवों के बालों की सक्रियता का कार्बन का 7.0 विघटन पर मिनट पर ग्राम है, कि इनकी सक्रियता जो है 7.0 विघटन पर मिनट पर ग्राम है। यदि कार्बन 14 के ताजे नमूने का विघटन 14 डे पर मिनट पर ग्राम एवं कार्बन 14 की जो अर्ध आयु है वो 5770 वर्ष है, तो परीक्षित शव की आयु बताओ। फ्रेंड्स हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और एक तरह से मैं इसको आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा लेकिन है नहीं। इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, इन्होंने ये कहा जो इजिप्शियन ममी है उसमें कार्बन 14 की अमाउंट है, और कार्बन 14 की जो अमाउंट है वो जो डिसइंटीग्रेशन है उसका जो रेट है वो है 7.0 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, ये है, ओके। अब इनिशियली जो कार्बन की अमाउंट थी वो कितनी थी 14.0 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, ये इसकी इनिशियल अमाउंट थी। हाफ लाइफ जो दी है वो 5770 वर्ष दी है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि अभी जो अमाउंट बची है वो इतनी बची है, इनिशियली अमाउंट 14 थी, अभी अमाउंट 7 है। तो ये कह रहे हैं उस शव की आयु कितनी है, उस परिरक्षित शव की आयु कितनी है, उस मम्मी की आयु कितनी है, एज कितनी है उसकी। तो दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो फ्रेंड शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि जितना मास डिसइंटीग्रेट हो गया उसको देख लो कितने % डिसइंटीग्रेट हो गया, उतनी ही उसकी हाफ लाइफ निकाल दो। जैसे कि
अगर मैं यहाँ से देखो ये 14 ग्राम था, अब कितना बचा हुआ है 7 ग्राम। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट है, ये मान लो प्रेजेंट, और ये मान लो इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल कितनी थी 14, बचा कितना है 7, तो कुल मिला के हाफ हो गया। तो हाफ लाइफ के जितना ही टाइम उसमें लग चुका, बस ये आंसर है। ठीक है, लेकिन अब करते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n इज इक्वल एन नॉट इन टू 1/2 टू द पावर n। एक फॉर्मूला तो ये यूज करते हैं, दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या लगता है, t इज इक्वल लगता है n इंटू टी हाफ। तो यहां से हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिलती है, फिर उसे हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल टाइम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं पहले वाले फॉर्मूले से। तो n अपॉन एन नॉट इज इक्वल 1/2 द पावर n लिख सकता हूँ। इनिशियल अमाउंट 14 है, अभी अमाउंट 7, तो 7/14 इज इक्वल 1/2 द पावर n। तो ये भी 1/2 ही बचा, इज इक्वल 1/2 ही बचा। n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, n बराबर 1 आ गया। अब टाइम कितना लगा है उसमें, तो 1 इंटू टी हाफ दैट इज 5770। तो ये भी कितनी आ गई 5770 ईयर्स ही आ गई, 5770 साल आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया था, वो आप इजीली देख के बता सकते थे क्योंकि इसमें इजी ही था कि भाई इनिशियल 14 थी, अब 7 रह गई, यानी कुल मिला के आधी अमाउंट घट गई, तो हाफ लाइफ लग चुकी है उसकी। बस यही इसका आंसर था। बाकी अगर थोड़ा सा टिपिकल आ जाए तब आपको ये फॉर्मूले से करना पड़ेगा, और केवल 2 फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता दूं हमेशा 2 फॉर्मूले हैं, बस 2 फॉर्मूले से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी वाला, हाफ लाइफ वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पॉइंट 9 है, विच इज अ मेजर स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। इनमें से नाभिक की स्थिरता का मापदंड क्या है। फ्रेंड ध्यान दो, नाभिक की स्थिरता पूछिए, तो जो नाभिक की स्थिरता होती है वो होती है उसमें जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच की बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो नाभिक की जो स्थिरता डिपेंड करती है वो करती है बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा पे डिपेंड करती है। और फ्रेंड्स इसके लिए एक पूरी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, पूरी सेपरेट वीडियो है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक में सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है बाइंडिंग एनर्जी की, देख लीजिएगा, काम का टॉपिक है। ठीक, नाभिक की स्थिरता का मापदंड क्या है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी 2 एटम्स के बीच की बॉन्डिंग एनर्जी है। ठीक, तो ये नहीं होती, बोथ ऑफ देम नहीं होती क्योंकि केवल नाभिक की पूछी है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। अगर मॉलिक्यूल्स आ जाता, फ्रेंड ध्यान दो, अगर मॉलिक्यूल्स आ जाती कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तब दोनों आ जाती, बाइंडिंग एनर्जी जो कि न्यूक्लियस को बांध के रख रही है, प्लस बॉन्ड एनर्जी जो कि बंधों को बांध के रख रही है एटम्स के बीच। ठीक है, तब ये दोनों हो जाती। ओके, तो इसलिए चीजें पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। दे आर सेइंग दैट 13Al27 इज अ स्टेबल आइसोटॉप्स। ये कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम है 13Al27 ये एक स्टेबल है, स्थायी है, मतलब ये अपने आप से विघटित नहीं होता, रेडियो एक्टिव नहीं है। 13Al29 इज एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट बाय। ये कह रहा है जो 13Al29 है ये इनमें से क्या इमिट कर सकता है, किस रूप से विघटित होता है, ये हमें बताना है कि विघटन करेगा तो क्या देगा। अल्फा इमिशन देगा, अल्फा का उत्सर्जन करेगा, बीटा इमिशन देगा, बीटा का उत्सर्जन करेगा, पॉजिट्रॉन इमिशन देगा, पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, प्रोटॉन इमिशन, प्रोटॉन उत्सर्जन देगा। तो जनरली फ्रेंड्स एक बात ध्यान दो, अल्फा उत्सर्जन जो होता है, अल्फा इमिशन जो होता है, मैं आपको बता दूं, वो जनरली होता है जब हमारे पास न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशो होता है, रेशो इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, 1 से भी बहुत ज्यादा होता है तब। ठीक है, जो इसका रेशो आ जाए 1 से बहुत ज्यादा आ जाए तब होता है, इज ग्रेटर देन 1, लार्ज ग्रेटर देन 1। ओके, ये हो जाता है, तब हमारे पास अल्फा इमिशन होता है। जनरली अगर मैं बताऊं तो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 72 वालों में अल्फा इमिशन होता है। सिंपल वर्ड में याद रख लो। ठीक है, अल्फा जो होता है वो किस में होता है, जब एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक है वो 72 से ज्यादा हो जाए तब अल्फा इमिशन होता है। तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं बीटा इमिशन की। तो जो बीटा इमिशन होता है वो छोटे में भी हो जाता है, और बीटा इमिशन से होता क्या है कि एक जो न्यूट्रॉन होता है, एक जो न्यूट्रॉन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन जो कन्वर्ट होता है किस में होता है, प्रोटॉन में। बीटा इमिशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें बीटा इमिशन हो सकता है। ठीक, तो बीटा इमिशन से इसमें बनेगा क्या, ये बनेगा जब बीटा निकलता है तो बताओ क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाता है, तो जब बढ़ गया ये 14 हो गया, सिलिकॉन का हो जाएगा, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, 29 रहता है।
तो बीटा इमिशन में ये चीज होती है। तो फ्रेंड बीटा इमिशन से हमारे पास क्या बन गया, 14 सिलिकॉन 29 ये बन गया। तो ये बेस्ट है कि ये बीटा उत्सर्जन देगा। पॉजिट्रॉन की बात करते हैं फ्रेंड्स। जो पॉजिट्रॉन होता है जनरली वो क्या होता है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। जब हम पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, पॉजिट्रॉन क्या होता है, बीटा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, बीटा पॉजिटिव। तो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन बनता है, बीटा से मैंने बता दिया न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन बनता है। प्रोटॉन इमिशन जनरली जब होता है जब सिंपल सा एक प्रोटॉन किसी में से निकल रहा है तब, एक 1H1 निकल रहा है तब। ठीक, तो वो वाला केस यहाँ पे नहीं हो सकता। तो बेस्ट क्या है यहाँ पे, बीटा इमिशन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन निकल रहा है तो क्या होता है, ये एक न्यूट्रॉन होता है जिसमें केवल मास होता है, एटॉमिक नंबर नहीं होता। और जब इसमें से हम एक बीटा निकालेंगे तो बीटा क्या होता है बताओ, बीटा होता है -1 बीटा 0। एटॉमिक नंबर में एक में इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1H1, प्रोटॉन बन जाएगा। तो न्यूट्रॉन में से एक बीटा निकलते ही प्रोटॉन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, कंफर्म, समझ में आई बात। तो ये चीज है, तो इसमें से भी क्या निकल रहा है, एक बीटा निकल रहा है। ओके, और ये किसमें, अगले जो सब्सटेंस है उसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज सिलिकॉन में कन्वर्ट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। ए सेकेंडरी सेल में बी रिचार्ज आफ्टर यूज। सेकेंडरी सेल को दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है एक बार प्रयोग करने के बाद। ठीक है, तो ये तो सही है बिल्कुल। ए निकल कैडमियम सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। निकल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये भी। ए लैक्लांशी सेल इज सुटेबल फॉर यूज इन द टॉर्च। जो टॉर्च के लिए लैक्लांशी सेल उपयुक्त है। When a cell is being charged, its terminal potential difference exceeds the cell EMF. सेल को चार्ज करते वक्त उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल EMF से अधिक होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो V बराबर V इज इक्वल E प्लस IR से निकालते हैं इसे। ठीक, तो बात करते हैं लैक्लांशी सेल टॉर्चेस के लिए यूजफुल है क्या। तो फ्रेंड देखो, अगर लैक्लांशी सेल की बात करूँ तो ये वैसे तो आता है ड्राई सेल में, लेकिन ये टॉर्चेस के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत हैवी होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं इसमें तो सी विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि अगर मैं देखूं तो जो इसका मेन बात करते हैं कि लैक्लांशी सेल को ये कभी कभी वेट सेल मानते हैं। कैसे मानते हैं, वेट सेल, उसके कंपोनेंट जो उसके अंदर मिक्सचर होता है उसके कारण। और वेट सेल टॉर्चेज में सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर मेरी तरफ से। ठीक है, बाकी इसे एक बार रिव्यू करेंगे जरूर। इसको मैं रिव्यू के लिए डाल देता हूँ, मुझे इसके ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। बात करते हैं 112 क्वेश्चन की। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, S2F2 एंड H2S रिस्पेक्टिवली आर। ये कह रहे हैं S8 में, S2F2 में और H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो फ्रेंड देखो, S8 जो है वो इसकी एलिमेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है। ठीक है, और एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, ये ध्यान रखना। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि P4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो भी 0 होगा। H2 का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। एलिमेंटल फॉर्म में अगर मैं सोडियम ही लिख दूं तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में जैसा पाया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इस वाले का निकालते हैं। इस वाले के निकालने के लिए हमें पता है F का जो ऑक्सीडेशन नंबर है S2F2 में, F का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा -1 होता है। वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होती है, -1 होती है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल 0। कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट S में, S2F2 में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है, +1 आ रही है। H2S की बात करते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन होती है वो प्लस की आती है, हाइड्रोजन जो है वो प्लस की है। तो 2 इंटू 1 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। इस वाले में -2 आती है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होगी, 0 + 1 -2। तो 0 + 1 -2, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखने के लिए यही था एलिमेंटल फॉर्म में, बाकी में आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, और मैं कहूँ तो एलटी ग्रेड में ऑक्सीडेशन वाला जो रेडॉक्स वाला चैप्टर उसमें है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के। एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट बिलोंग टू द सेम ब्लॉक। ये कह रहे हैं निम्न में से कौन से युग में से कौन सा युग एक ही ब्लॉक में नहीं है, एक ब्लॉक में नहीं है बताना है।
टाइटेनियम एंड टेलोरियम ये नहीं है भाई, टाइटेनियम डी ब्लॉक का है, ठीक है। और अगर बात करूँ टीई टेलोरियम ये पी ब्लॉक का है, तो ये नहीं है दोनों। बाकी बात करूँ सिलिकॉन एंड सल्फर ये भी एक ही ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक है दोनों के दोनों का, पी ब्लॉक में रह रहे हैं। लिथियम एंड बेरियम दोनों के दोनों एक ही ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के हैं, ठीक है। और लैंथेनम एंड लुथेशियम दोनों के दोनों एक ही ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके लिए असाइनमेंट क्या, आपके लिए असाइनमेंट है इनके एटॉमिक नंबर, इनका पीरियड, इनका ग्रुप, ओके, ये आपको निकालना है, ब्लॉक मैंने बता दी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके लिए है, इनके एटॉमिक नंबर निकालो, पीरियड निकालो, ग्रुप निकालो, सबके सबके टेबल बनाओ और मुझे भेज दो, ठीक है। ये कर लेना, ये काम तो इजीली कर पाओगे, कर लेना आराम से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन 3 आइन आर। 1 ब्यूटीन यानी कि 4 कार्बन है, पहले नंबर पे ब्यूटीन है तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तीसरे नंबर पे आइन है तो तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 4, ओके। सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने हैं तो इसमें पहले हाइड्रोजन भर लो, इस पे एक हाइड्रोजन, इस 3 नंबर वाले पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इस पे एक हाइड्रोजन, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो होगा सिग्मा। पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो 1 पाई तो ये रहा, ठीक है, और 2 पाई ये रहे, ठीक। तो पाई कितने हो गए, 3 पाई। तो 7 सिग्मा एंड 3 पाई, बी इज द करेक्ट आंसर। बस इतना सा इजी सा था, ओके, इतना इजी था। सिग्मा और पाई बॉन्ड भी पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखो क्वेश्चन ना किसी भी तरीके से आ सकता है, बस ये है कि इजी टफ सब कुछ मिक्सचर है, हर तरीके का एक के क्वेश्चन सिलेबस को टच करके निकाला हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। इन द लिक्विड्स लंदन फोर्स आर फाउंड इन। लिक्विड्स में, द्रवों में जो लंदन बल होता है वो किस में पाया जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड जो लंदन फोर्स होता है याद कर लो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, अध्रुवीय अणु में होता है। किस में होता है, अध्रुवीय अणु में, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग होती है पोलर बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन वालों में होती है, ठीक है। तो लंदन फोर्स किस में होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। ऑल बॉन्ड्स इन द बेंजीन आर इक्वल ड्यू टू। ये कहते हैं बेंजीन के जो सभी बंध हैं वो समान होते हैं, क्यों। बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी भाई। बेंजीन में क्या होता है कि अल्टरनेटिवली डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जिसके कारण ये जो डबल बॉन्ड होते हैं वो घूमते रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। अब घूमते रहने को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के कारण जो डबल और सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं बार बार, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बराबर हो जाती है। ये नहीं कि डबल बॉन्ड हुई तो कम हो गई, दूसरे वाला सिंगल हुआ तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो रेजोनेंस में घूम रहे हैं, इसलिए जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो बराबर हो जाती है। सो इट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखने के लिए जरूरत भी नहीं थी। तो बेंजीन के बंध समान होते हैं रेजोनेंस के कारण। बेंजीन जो होती है वो जो होती है एडिशन रिएक्शन जनरली नहीं देती, किसके कारण, अनुनाद के कारण। बेंजीन जो होती है जनरली टूटती भी नहीं है, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके, याद कर लेना। ओके फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 117 है, द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ऑफ द HCl इज 1.03 dBi। इसमें दे रखा है कि जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है HCl का वो कितना है, वो है 1.03 dBi, क्योंकि डायपोल मोमेंट्स की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, dBi में होती है। इसमें होती है dBi, ठीक है। ओके, द बॉन्ड लेंथ इज 1.275। इसकी जो बॉन्ड लेंथ दे रखी है इन्होंने साथ में, वो कितनी दे रखी है, 1.275 एंगस्ट्रम दे रखी है, ओके। और जो ई दे रखा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज दे रखा है, ई बराबर वो दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखा है, ठीक है। और फ्रेंड इन्होंने पूछा गया है दैट परसेंटेज आयनिक करेक्टर बताओ, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ द HCl बॉन्ड विल बी। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और HCl के लिए जनरली आता है। तो मैं यहाँ से आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मूला सुनो, हमें निकालना है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। क्या निकालना है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट, या एक्सपेरिमेंटल जो हम करते हैं वो, ठीक है। थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब हमें पता है कि जो ऑब्जर्व है डायपोल मोमेंट वो इन्होंने दे रखा है, वो दे रखा है 1.03 dBi में, ओके। और जो हमें थ्योरेटिकल निकालना है वो बॉन्ड लेंथ से निकलेगा और
चार्ज से निकलेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से निकलेगा। तो थ्योरेटिकल हम निकाल लेते हैं। तो थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट्स हम इसे ऐसे लिखते हैं म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू थ्योरेटिकल विल बी इक्वल, क्या हो जाएगा, दैट इज बॉन्ड लेंथ ई मल्टीप्लाई आर, दैट इज ई मल्टीप्लाई आर होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई बॉन्ड लेंथ। आर मल्टीप्लाई ई कह दो, ई मल्टीप्लाई आर कह दो, एक ही बात है। अब यहाँ से ई बराबर क्या आ गया, ई बराबर आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁻10, और आर क्या आ गया, आर आ गया हमारा 1.275 इंटू 10⁻⁻8। हम क्यों रख रहे हैं, हम रख रहे हैं इसे सेंटीमीटर में। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.275 इंटू 10⁻⁸ रखेंगे, जो कि हमारा सेंटीमीटर में होगा। अब ये मैंने क्यों रखा, ये अभी आपको पता लग जाएगा। यहाँ से देखो 4.8 इंटू 1.275, जब आप इसे मल्टीप्लाई अगर करें तो आ जाएगा 6.12 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर में। अब ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि जो एक डिबाई होता है फ्रेंड्स, वो एक डिबाई इक्वल होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के, ESU डॉट सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये जो 6.12 है इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर है, ये मेरा 6.12 डिबाई के बराबर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और जब आपका ये क्लियर हो गया तो अब तो इजीली आप परसेंटेज आयनिक करैक्टर इजीली बता सकते हैं। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व वो था 1.03, और जो थ्योरेटिकल आया 6.18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 0.1683 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 16.83%। इतना परसेंट आयनिक करैक्टर आ गया। अब इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज आयनिक करैक्टर का ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व आपको दे देंगे, थ्योरेटिकल आपको निकालना पड़ता है हमेशा। थ्योरेटिकल कैसे निकलता है, दैट इज बॉन्ड लेंथ मल्टीप्लाई जो भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देंगे वो। ठीक है, दैट्स इट। तो इससे क्वेश्चन कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। इन द वोल्टाइक सेल द रिएक्शन ऑकर्स एट द एनोड इज, वोल्टाइक सेल में धनात्मक पर होने वाली अभिक्रिया है। फ्रेंड्स, वोल्टाइक सेल में जो एनोड पर रिएक्शन होती है वो होती है कौन सी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक, सो ए इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। बस दो ही रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो एलिमिनेशन और एडिशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमारी किस पे होती है, धनाग्र पर, एनोड पर होती है। और अगर रिडक्शन की बात करूं तो ये कैथोड पर होती है। सो यहाँ पे धनाग्र पे पूछी थी, एनोड पे पूछी थी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। 119वां क्वेश्चन है, द कैटायन दैट इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग एंड इज आल्सो नोन टू ट्रिगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज, ये ऐसा धनायन जो रक्त स्पंदन को प्रारंभ करता है तथा पेशी संकोचन विमोचक के लिए भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, ये कहाँ से आया, ये आया बायोमॉलिक्यूल्स में से। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको भी कहूँगा, जो टीजीटी वाले हैं वो भी समझ लो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो बता देता हूँ, इसमें जो यूज होता है वो होता है कैल्शियम पॉजिटिव। कौन सा होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रक्त स्पंदन को प्रारंभ कौन करता है, ब्लड क्लॉटिंग को जो स्टार्ट करता है वो करता है कैल्शियम। ठीक है, और पेशी संकोचन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ओके, आयरन जो होता है हमारे ब्लड में होता है, पोटेशियम जो होता है वो जनरली जो हमारा नेफ्रॉन सिस्टम होता है, किडनी के अंदर का सिस्टम, उसके लिए हेल्पफुल होता है। सोडियम जो होता है हमारी बॉडी में जितने भी सॉल्ट होते हैं उनको लाने ले जाने में हेल्प करता है। सेम पोटेशियम भी ऐसे हेल्प करता है। ठीक है, और आयरन ब्लड में होता है, कैल्शियम इन सब के लिए काम करता है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, बॉन्स डेंसिटी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, उन सब के लिए। ओके, ठीक है, बात करते हैं 120 क्वेश्चन की, जो कि इस सेट का, प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। हम ये सोचते हैं कि जो एफ है वो जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सीएल की। Cl हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद कर लेना कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, एनर्जी की कितनी अमाउंट ये निकाल देता है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। अब आप कहोगे सर एफ की क्यों नहीं होती, एफ तो सबसे छोटा है। तो फ्रेंड्स, एफ जो होता है वो सबसे छोटा भी है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बहुत पास होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, मतलब एक तरह से रिपल्शन क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से रोकता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो एनर्जी नहीं निकाल पाता, दैट्स वाई। तो Cl की जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है Cl की, बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर शायद है नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। एक 36 क्वेश्चन आया था क्वांटम नंबर वाला फ्रेंड्स, उसको सही कर लीजिएगा। उस क्वांटम नंबर में मैंने ऑप्शन ए आंसर बताया, जबकि उसका आंसर सी है, क्योंकि उसमें ये बताना था कि कौन सा असंभव है। तो सी असंभव सेट है, सी असंभव सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। ठीक है, वो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जो m की वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -3 दी गई थी, जो कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि n की वैल्यू 3 थी। ठीक है, तो इसके लिए m की वैल्यू -3 नॉट पॉसिबल, 3 या -3 कोई सी भी पॉसिबल नहीं होती। तो उसका जो आंसर है वो सी इज द करेक्ट, वो सी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कंसेप्ट उसमें समझा रखा है वो एज इट इज है, बस उसमें असंभव के कारण गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ मेरा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है 6 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए 120। अब कोशिश करेंगे जो अगला सेट आए वो कम से कम वीडियोस के साथ आए। ठीक है, नेक्स्ट सेट बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, 1000 होने वाले हो आप, मेरी टीम 1000 की होने वाली है। जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, जिसको अपने दोस्त को भेज दो, सबको सब्सक्राइब करवा दो, 1000 की टीम मुझे दे दो बहुत जल्दी से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। होप यू आर डूइंग गुड, अपनी तैयारी करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।